नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण साम्राज्य जिसका नाम है प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार वंश। इनके बारे में आज हम जानेंगे और इनके आधार पर किस प्रकार से इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण वंशों में से एक राजवंश ये भी है। और ये राजवंश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कि अग्निकुंड के राजपूत हैं, उनकी एक शाखा गुज्जर शाखा है जो कि शक्तिशाली वंश से संबंधित है। इसलिए गुज्जर प्रतिहार वंश महत्वपूर्ण वंश है। और दूसरा, ये इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो उत्तरी भारत में कन्नौज के ऊपर जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल शासक थे, राजपूत शासक थे और गुज्जर यानी कि यही प्रतिहार वंश के शासक थे, इनमें आपस में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था साम्राज्य और शक्ति के प्रदर्शन को लेकर। और हम जानेंगे इनसे संबंधित जानेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने किस प्रकार से उत्तर भारत में शासन किया था। उत्तर भारत में ये पालों के बाद दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति यही थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं गुज्जर प्रतिहारों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई ये गुज्जर प्रतिहार आखिर है कौन। सबसे पहला ये उत्तरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण पालों के बाद में शक्तिशाली साम्राज्य वाला राजवंश। दूसरा, त्रिदलीय संघर्ष इन्हीं से संबंधित है। तीसरा, अग्निकुंड के राजपूत जो थे उनमें गुज्जर जो शाखा है ये शक्तिशाली शाखाओं में से इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अब इनकी जानकारियां हमें कहां से किस प्रकार से मिलती हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सबसे पहले गुज्जर शाखा की हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार उत्तर भारत में जब ये राजवंश उदित हुआ था तो इसकी जो जानकारियां हैं वो हमें इतिहास में कहां से किस प्रकार से मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। नंबर 1 कि जो गुज्जर जाति का सर्वप्रथम, देखो यहां से समझो, गुर्जर जाति का जिसे हम गुर्जर कहते हैं, इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ था वो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। उनका एक अभिलेख था, लेख क्या था? ऐहोल लेख। ऐहोल लेख से हमें सर्वप्रथम गुज्जर जाति के बारे में जानकारी मिलती है। ये पॉइंट आप समझेंगे कि सबसे पहले जो गुर्जर जाति है, जिसको गुर्जर जाति भी कहते हैं, गुर्जर भी बोलते हैं, उसका उल्लेख सबसे पहले ऐहोल लेख में मिलता है। और ऐहोल लेख किसका है? वो पुलकेशिन द्वितीय का। अब मेरे प्यारे साथियों, यहीं पर मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन देता हूं कि भाई किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं। यहां से समझो कि पेपर में अगर यह पूछ लिया जाए कि केवल सर्वप्रथम गुज्जर जाति का उल्लेख किस में हुआ, तो ऐहोल लेख में। या फिर पेपर में यह आ जाए ऐहोल लेख में किस जाति का उल्लेख हुआ, सर्वप्रथम ये आ जाए। या फिर पेपरों में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, पुलकेशिन द्वितीय का जो लेख है उसमें किस जाति का उल्लेख हुआ। तो अब ये मैंने जो आपको ये जानकारी दे रहा हूं वो ये कि एक ही छोटी सी लाइन के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर ये समझ लीजिए, ये आ जाए
कि जो ये लेख है और इस जाति का जो उल्लेख है वो किनके समय का है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक ही लाइन पर 2 से 4 5 इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और पेपरों में पूछे जाते हैं। अब हम इनकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जो कि महत्वपूर्ण जानकारियां इन्हीं के आधार पर, कि हमें इतिहास में ये कहां से किस प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के अहलेख में हुआ था। दूसरा जो जानकारी है, अब जी देखो बाणभट्ट जो थे, अब ये हर्ष के समय के हैं, चालुक्य वंश पहले है इनसे, चालुक्य वंश पहले है प्रतिहारों से, लेकिन उसमें जाति का जिक्र है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा बाणभट्ट हर्ष सम्राट हर्ष के शासन से संबंधित है, उसके बाद में है गुज्जर जाति। ठीक है, लेकिन उस समय भी ये अपने साम्राज्य में यानी पूर्ण तरह विकसित नहीं थे, यानी अस्तित्व में पूरी तरह नहीं थे, लेकिन ये उस समय थे जरूर। ठीक है, तो बाणभट्ट जी जो लेखक हैं, जो इनके दरबारी थे हर्ष जी के, इन्होंने हर्ष चरित्र में भी इन गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है हर्ष चरित्र में। ठीक है, अब यहां से भी हमें गुज्जरों की जानकारी मिलती है। दूसरा हैनसांग जो कि हर्ष के ही काल में भ्रमण के लिए आए थे, भारत में शिक्षा लेने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे। उन्होंने भी गुज्जर जाति के लिए, यानी उस समय गुज्जर जाति थी, लेकिन उनके अस्तित्व की जो जानकारी है, जो साक्ष्य सबसे पहले मिलता है हमें, वो जो राजा हैं तुम्हारे, ठीक है ना, मैं आपको अभी बताऊंगा, नागभट्ट प्रथम से शुरू हो। इनके जो संस्थापक थे, जो पहले राजा थे, वो हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं, लेकिन विस्तार से जो इनका इतिहास हमें मिलता है उनके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, तो क्या है, हैनसांग भी क्या कहता है, गुजर, यानी हैनसांग विवरण करता है अपने उसमें लो। ठीक है, हैनसांग के विवरण में, यानी गुजरों का देश, उसको किस नाम से इसने पुकारा था, कुचेलो के नाम से इसने गुज्जर देश का उल्लेख किया है। और उसकी राजधानी के बारे में भी जानकारी दी है, वो क्या थी, इनके भाषा में पीलोमी ली, यानी कि भीलमल में गुज्जर जो देश था उसका नाम इन्होंने कुचेलो कहा, उसकी राजधानी पीलोमिली, और कहां पर, ये भीलमल में थे गुजर। ये हैनसांग से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और गुजरों की जानकारी हमें और कहां से मिलती है, तो वो देखो ग्वालियर लेख है, ग्वालियर लेख ये प्रतिहार वंश से ही संबंधित है, क्योंकि ज्यादातर ग्वालियर लेख में ही इनके शासकों के राजवंश और शासकों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो ग्वालियर लेख में क्या है, ये जो प्रतिहार वंश के शासक हैं, ये गुज्जर जो हैं, ये स्वयं को भगवान राम के जो भाई थे लक्ष्मण, ये अपना वंश उनसे मानते हैं। भगवान राम के भाई थे लक्ष्मण, ये अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। और इनकी अधिक जानकारी जो हमें मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश। महावंश जो हमें जानकारी देता है, वो ये जानकारी देता है कि जो वत्सराज है, इनका संबंध अवंती से था। वत्सराज का संबंध अवंती से जोड़ते हैं महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है। और जब अगर वत्सराज अवंती से इन्हें जोड़ते हैं, तो ये गुज्जर प्रतिहार, यानी वहां पर भी गुज्जर जाति थी। ऐतिहासिक पुरुष इनका, जो हमें इतिहास में सर्वप्रथम जानकारी मिली, वो ये, इनका ऐतिहासिक पुरुष हरिश्चंद्र था। अब यहां से हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं गुज्जरों के क्रम को आगे बढ़ाकर।
अब हमने आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, अगर अब इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेपरों में आएगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे दोगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन 100% पेपरों में आता ही है, और वो किस प्रकार से आते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो में उन्हें आपको हल करके भी दिखाएंगे। ठीक है, इनकी 2 पत्नी थी। गुज्जर के जो प्रथम पुरुष थे हरिश्चंद्र, इनकी 2 पत्नी थी। कौन कौन सी? एक पत्नी थी ब्राह्मण और दूसरी पत्नी थी क्षत्रिय। क्षत्रिय, इनसे जो संतान पैदा हुई थी, यानी ब्राह्मण पत्नी से जो संतान पैदा हुई थी, पुत्र था, उसने मालवा पर शासन करते थे। यानी ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो थे हरिश्चंद्र के, वो मालवा में शासन करते थे। और क्षत्रिय जो रानी थी, क्षत्रिय जो इनकी पत्नी थी, उसके जो पुत्र थे क्षत्रिय से, वो जोधपुर में शासन करते थे। अब गुर्जरों की 2 शाखाएं हो गई यहां पर, एक ब्राह्मण पत्नी से मालवा वाली और दूसरी क्षत्रिय पत्नी से जोधपुर वाली। 2 शाखाएं गुर्जरों की हमें इतिहास में अब मिलती हैं। मालवा का जो शासक था सर्वप्रथम, अब हम बात करते हैं मालवाओं के शासकों के बारे में और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो मालवा का जो शासक था, प्रथम शासक था नागभट्ट प्रथम। अब नागभट्ट प्रथम के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इसका जो प्रमुख स्रोत हमें नागभट्ट और गुर्जर जाति से यानी प्रतिहार वंश से महत्वपूर्ण स्रोत कैसे मिलते हैं और हमें इनसे अधिक जानकारी कहां से मिलती है। भाई, ये अभिलेख, हर्ष जी का विवरण, हेनसंग का विवरण और ये महावंश से विवरण से हमें तो ग्वालियर लेख से भी हमें पता चल गई। अब हमें गुर्जरों के बारे में जो अधिक जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साहित्य से। पुरातात्विक स्रोतों में क्या है, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, सॉरी साहित्य बोल दिया मैंने, हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित। क्या जानकारी? पुरातात्विक अगर स्रोत की हम बात करें तो सबसे पहले ग्वालियर लेख, जो कि मीर भोज का है, ग्वालियर लेख मीर भोज का है। और दूसरा पाल शासकों के और राष्ट्रकूट शासक जो थे उनके लेखों से भी हमें गुर्जरों से संबंधित जानकारियां मिलती है। भाई, ये तो हो गए पुरातात्विक स्रोत गुर्जरों से संबंधित। और दूसरा, हमें साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जानकारियां मिलती हैं इतिहास में। वो किस प्रकार से मिलती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। राजशेखर ने जो रचना की थी काव्य मीमांसा से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। देखो, राजशेखर के काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी है ना, विद्यासाल भंजिका और बाल रामायण, भुवन कोश, और ये जो है राजशेखर जी के द्वारा लिखित हैं। राजशेखर इनके रचनाकार हैं। ये जो इनके साहित्य हैं, इनसे भी हमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। अगर आप साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आ जाए और इन सभी का नाम उसमें हो तो आप आसानी से जवाब दे देंगे कि इनसे हमें गुर्जरों की जानकारियां, जो गुर्जर थे उनकी जानकारियां मिलती हैं। और क्या थे? जयानक से हमें, जयानक जी की क्या थी? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, इनसे भी हमें गुर्जर जाति की जानकारी मिलती है। चंद्र प्रभु सूरी, जो कि प्रभावंक प्रस्ति है, चंद्र प्रभु सूरी के द्वारा लिखी गई थी प्रभावंक प्रस्ति, इससे भी हमें गुर्जरों से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। और कल्हण जी की है राज तरंगिणी, यहां से भी हमें गुर्जरों से संबंधित जानकारियां मिलती हैं इनके विवरणों से। और सुलेमान और अलबरूनी, जो कि विदेशी थे, तुर्की थे, जो कि यहां घूमने आए थे, सुलेमान अलबरूनी, इनके विवरणों से भी हमें गुर्जर जाति से संबंधित जानकारियां मिलती हैं।
तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी थी, ये केवल जानकारी वो जानकारी थी कि हमें गुज्जरों के बारे में, गुज्जर जाति के बारे में कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, साहित्य हैं, साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, जिनसे हमें गुज्जरों से संबंधित जानकारियां मिलती थी। तो ये वो तमाम स्रोत हैं जिनसे मैंने आपको गुज्जर जाति की उत्पत्ति से लेकर और सर्वप्रथम कहां उत्पत्ति या जानकारी या इनसे पता चलती है, वो सारे विवरण की जानकारी आपको मैंने इसी वीडियो के माध्यम से दी है। और अब हम जानकारी लेंगे इनके प्रमुख शासकों के बारे में। इनके जो सबसे पहले शासक थे प्रमुख, वो थे नागभट्ट प्रथम, जो कि 730 ईस्वी में राजा बनते हैं और 756 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ये प्रतिहार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, नागभट्ट प्रथम जो कि मालवा के थे। ठीक है ना, मालवा शासक नागभट्ट। ठीक, प्रथम शासक नागभट्ट। अब देखो, इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना क्या है कि इन्होंने मलेच्छों की सेना को नष्ट किया। मलेच्छों की सेना को नष्ट किया। भाई, क्या वाकई में मलेच्छों की सेना को नष्ट किया था या नहीं, उसके बारे में जानते। मलेच्छ जो हैं, इनके नजरिए से मलेच्छ कौन थे? सिंध पर आक्रमण करने वाले जो कि तुर्की थे, ये उन्हें मलेच्छ कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने मलेच्छों की यानी मुसलमानों की सेना को नष्ट किया था। ये जानकारी हमें कौन देता है? ग्वालियर अभिलेख में ये जानकारी हमें मिलती है, जो कि नागभट्ट जी से संबंधित है। दूसरे जो शासक होते हैं वो होते हैं वत्सराज। अब आप ये समझ लीजिए प्यारे साथियों, वत्सराज दूसरे शासक नहीं थे, वत्सराज चौथे शासक थे। और वो किस प्रकार से थे, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे कि जो वत्सराज हैं, ये 775 ईस्वी में राजा बनते हैं और 800 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ये नागभट्ट के बाद, नागभट्ट जी के बाद इनके दो भतीजे, इनके दो भतीजे थे। कौन कसे? कककुक, एक का नाम था कककुक और दूसरे का नाम था देवराज। ये दो भतीजे थे। यानी नागभट्ट के बाद में गुज्जर जाति के दो राजा शासन करते हैं। कौन कौन से? वो थे नागभट्ट जी के भतीजे कककुक और देवराज। इन्होंने कुछ समय के लिए शासन किया था और इनके बाद में जो शासन करने आते वो चौथे शासक थे वत्सराज। यानी पहले नागभट्ट, दूसरे में कककुक, देवराज और उसके बाद वत्सराज। ठीक है, अब ये वत्सराज कौन थे? ये जो वत्सराज थे, ये देवराज जी के पुत्र थे। वत्सराज देवराज जी के पुत्र थे, जो कि जोधपुर पर शासन करते थे। क्योंकि इनकी दो शाखाएं थी, मालवा की और एक जोधपुर की। तो अब जो वत्सराज जी ने कहां पे किया था? जोधपुर पर शासन किया था। इनके शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना क्या है कि राष्ट्रकूट शासक थे गोविंद तृतीय। वत्सराज जी के समय में राष्ट्रकूट शासक थे गोविंद तृतीय। उनका एक लेख है जिसका नाम है राघनपुर अभिलेख। राघनपुर अभिलेख है। उस अभिलेख में गोविंद तृतीय का वो लेख है, उसमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने गौड़ के शासक, गौड़ कहां पे? बंगाल। बंगाल में किसका शासक था? पाल शासकों का। और पाल शासकों में कौन से थे? तो गौड़ के शासक थे धर्मपाल। इन्होंने उसको हराया था। किसने? वत्सराज ने। इस अभिलेख के माध्यम से राष्ट्रकूट शासक ये उसमें विवरण करा था अपने अभिलेख में कि वत्सराज ने गौड़ के शासक धर्मपाल को हराया। लेकिन यहां पर थोड़ा समझना, ये इनका संघर्ष, उसके बाद में इनका त्रिदलीय संघर्ष भी होता है। उस संघर्ष के बारे में हम आपको आने वाली वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि धर्मपाल ने
गौड़ के शासक धर्मपाल को हराया, लेकिन धर्मपाल ने कन्नौज के जब वो हार गया तो वहां पर क्या होता है, वत्सराज जी के द्वारा इंद्रायुद्ध यानी कन्नौज के शासक इंद्रायुद्ध को हराया। अब भैया इंद्रायुद्ध कौन थे? इंद्रायुद्ध जो थे वो कन्नौज के शासक थे। अब क्या है कि वत्सराज जो कि जोधपुर में शासन था, कन्नौज पूर्वी उत्तर प्रदेश का था, तो ये क्या है वहां पर इनको हराया, धर्मपाल को हराया, धर्मपाल चला गया। उसके बाद में वत्सराज ने इंद्रायुद्ध को वहां का कन्नौज का शासक बनाया, कन्नौज के शासक इंद्रायुद्ध को बनाया, लेकिन धर्मपाल ने फिर दोबारा से इंद्रायुद्ध को हरा दिया। और इसके बाद में क्या है, चक्रायुद्ध। ये दो भाई थे जो कि कन्नौज के सिंहासन के लिए लड़ रहे थे, कन्नौज के सिंहासन के लिए ये लड़ रहे थे। इन्हीं के पक्ष में वत्सराज इंद्रायुद्ध को और धर्मपाल चक्रायुद्ध को शासक बनाना चाहते थे। हुआ भी यही, धर्मपाल हार गया तो इंद्रायुद्ध शासक बना, लेकिन उसके बाद धर्मपाल जी ने फिर आक्रमण करा और आक्रमण के बाद में चक्रायुद्ध को शासक बनाया। उसके बाद में धर्मपाल ने कन्नौज में दरबार लगाया। इसमें सभी उत्तर भारत के राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद में जो शासन करते हैं वो नागभट्ट द्वितीय होते हैं, दूसरे नंबर के नागभट्ट द्वितीय, जो कि 800 ईस्वी में शासक बनते हैं और 833 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके समय में क्या है, इन्होंने चक्रायुद्ध को, अब मैंने आपको देखो अभी बताया कि वत्सराज ने इंद्रायुद्ध को बनाया, लेकिन धर्मपाल ने दोबारा हमला करके चक्रायुद्ध को कन्नौज का बना दिया। लेकिन जब नागभट्ट द्वितीय राजा बने तो इन्होंने चक्रायुद्ध यानी कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध को हराया और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लिया। अब भैया जो पहले जोधपुर पर शासन करते थे, अब वो कन्नौज को उन्होंने राजधानी बना लिया और कन्नौज पर भी शासन करने लगे। अब राजधानी बनाया, भाई इसमें क्या होता है कि मुंगेर के पास में, इन्हीं के शासन के दौरान मुंगेर के पास में गोविंद तृतीय यानी गोविंद को हराया। अब गोविंद कौन है जी, ये गोविंद आ गए। गोविंद कौन थे, मुंगेर के पास ये राष्ट्रकूट शासक थे नागभट्ट जी की द्वितीय के समय में। क्या है, इन्होंने पहले चक्रायुद्ध को हराया, कन्नौज को राजधानी बनाया और मुंगेर के पास में गोविंद तृतीय को भी हराया। लेकिन फिर यहां पे देखो एक लेकिन, यहां पे फिर क्या होता है, ध्रुव राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसे हरा दिया। राष्ट्रकूट शासक थे, नागभट्ट द्वितीय को हरा दिया, ध्रुव ने इन्हें हराया। ये जानकारी कहां है, ग्वालियर अभिलेख में भी है। इसमें इन्हें क्या कहा गया है, नागभट्ट द्वितीय को ग्वालियर लेख कहता है अनावरत, किरात, तुरुसक, वत्स का विजेता कहता है। यानी सबसे शक्तिशाली नागभट्ट होते हैं, इनके पहले के राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली नागभट्ट होते हैं, इसलिए ग्वालियर लेख इन्हें अनावर्त, किरात, तुरुसक और वत्स का विजेता कहते हैं। इनके बाद में जो शासन करने वाले, इनके शासन से यही महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे महत्वपूर्ण है। इनके बाद में शासन करने वाले आते हैं मीर भोज। मीर भोज भी शक्तिशाली शासक थे जो कि 836 ईस्वी में राजा बनते हैं और 885 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनका प्रथम लेख, मीर भोज जी का प्रथम लेख, यहां पर समझना, मीर भोज जी का प्रथम जो लेख है वो ग्वालियर है। मीर भोज जी का भी प्रथम लेख ग्वालियर लेख है। इसे भी, मीर भोज को भी क्या करना पड़ा था, मीर भोज को भी पाल शासक, देवपाल और राष्ट्रकूट शासकों से हारना पड़ा था। जबकि ये शक्तिशाली शासक थे, लेकिन पाल शासक और राष्ट्रकूट शासक दोनों शक्तियां ही इन्हें हराती हैं। ये हार जाते हैं पाल शासकों से,
राष्ट्रकूट शासकों से। इसने गोरखपुर, अब क्या होता है, ये जो मीर भोज है गोरखपुर के चेदियों से, और गुहिलोत, जिन्हें गहलोत भी कहते हैं आज के आधुनिक समय में, गुहिलोत आगे चलकर गहलोत के रूप में परिवर्तित हो गए। ये गुहिलोत सरदारों की सहायता से, गोरखपुर के चेदियों से और गहलोत सरदारों की सहायता से ये पाल शासक कौन थे, नारायण पाल को हराते हैं। पहले क्या था, इन्हें देवपाल और राष्ट्रकूट शासक है ना, इन्हें हरा देते हैं, ठीक है, इन्हें हराते हैं मीर भोज को, लेकिन ये फिर मदद मांगते हैं गोरखपुर के चेदियों से और गहलोतों से, गहलोत से है ना, वो सरदार इनकी मदद करते हैं और ये पाल शासक नारायण पाल को हरा देते हैं। इसके बाद में क्या है, राष्ट्रकूट शासक कौन थे, कृष्ण तृतीय, ये उसे भी हरा देते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप थोड़ा सा कोशिश करो समझने की कि मीर भोज को पहले पाल शासक हराते हैं, देवपाल और राष्ट्रकूट शासक इन्हें हराते हैं, लेकिन उसके बाद में ये जब बदला लेते हैं तो ये सहायता ले लेते हैं चेदियों की और गुहिलोतों की। इनकी सहायता से ये क्या करते हैं, पाल शासक नारायण पाल और राष्ट्रकूट शासक कौन थे, कृष्ण तृतीय को ये हरा देते हैं। ये पहले हारते हैं और दूसरी बार में ये उन्हें हराते हैं। इनका जो साम्राज्य था, क्योंकि जब वो हरा देते हैं तो अब इनका साम्राज्य काफी विशाल हो गया था उत्तरी भारत में। तो इनका साम्राज्य कहां पर था, उत्तर पूर्वी पंजाब इनका साम्राज्य था। भैया साम्राज्य वाकई में था या नहीं, इसकी जानकारी भी, इसकी पुष्टि भी पंजाब के पास में पनोवा से प्राप्त लेख, यानी कि एक लेख हमें जो कि मीर भोज जी से संबंधित है, पेहोवा से हमें प्राप्त होता है, जिसमें यह जानकारी है। इसके बाद ये गोरखपुर के कलचुरी, भाई मीर भोज जी के जो सामंत थे वो कौन थे, गोरखपुर के कलचुरी इनके सामंत थे, और इनके पास में अब अवध का क्षेत्र भी इनके अधीन था। कहां कहां, गोरखपुर के जो कलचुरी थे, कलचुरी इनके सामंत थे, यानी मीर भोज जी का शासन अब और भी आगे हो गया था, और अवध का क्षेत्र भी, और जयपुर के गुहिलोत भी इनके सामंत थे। कौन कौन हो गए, यानी इनका जो साम्राज्य है उत्तरी भारत में, यानी उत्तर पूर्वी पंजाब से लेकर गोरखपुर, अवध और जयपुर, ठीक है ना, उसके इनके सामंत थे, तो इनके अंतर्गत थे। मीर भोज जी वाकई में शक्तिशाली शासक थे। ये वैष्णव धर्म मानने वाले थे। कौन सा धर्म मानते थे, वैष्णव धर्म मानते थे, और ये विद्वान भी थे। ये विद्वान थे और विद्वानों का आदर भी करते थे। और इन्होंने क्या उपाधि धारण की थी, तो आदि विभाग की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। और इनकी ही उपाधि, इनके चांदी का सिक्का था, किसका नाम क्या था, चांदी के सिक्के का नाम था दिरहम। चांदी के दिरहम पर यानी सिक्के पर भी इनकी इस इनकी उपाधि मिलती है। और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्या है कि सुलेमान, जो कि इनके ही समय में आया था, वो मीर भोज को बरुआ क्या कहता है, मीर भोज को बरुआ कहकर पुकारता है, यानी वो कहता है सबसे बड़ा राजा, शक्तिशाली राजा मीर भोज को। सुलेमान उनके बारे में ये शब्द कहता है कि जो मीर भोज है वो बरुआ है, बरुआ उनको कहता है, और मीर भोज को मुसलमानों का यानी इस्लाम का शत्रु भी मानता है। क्वेश्चन पेपरों में कई बार आया है कि सुलेमान ने इस्लाम का शत्रु किसे कहा है, तो वो मीर भोज है जिन्हें इस्लाम का शत्रु, मुसलमानों का शत्रु कहा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं इनकी उत्पत्ति से संबंधित
और शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारियां आप लोगों को मिली होंगी। अगर इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर पेपरों में आएगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे दोगे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।